morning, everyone. Here Himta ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start your fifth chapter from your book Hornbill. तो बच्चे आज हम आपका जो फिफ्थ चैप्टर है हॉर्नबिल बुक से उसे हम करेंगे और फोर्थ चैप्टर जो है वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आज इसकी हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो रीडिंग है हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर का पहले नाम बताऊंगी, देन उसके बाद हम आगे इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोड। वाई जो इसके राइटर हैं वो है नैनी पालकीवाला। तो एलिंग प्लैनेट का सबसे पहले मैं आपको एलिंग प्लैनेट का मीनिंग बताती हूँ कि एलिंग प्लैनेट क्या है। एलिंग प्लैनेट होता है, एलिंग का मीनिंग ही होता है बीमार होना, ठीक है। तो बीमार जो है वो किस प्लैनेट के लिए कहा गया है, बीमार प्लैनेट है तो ये किसके लिए कहा गया है, अर्थ के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे उन्होंने रोल बताया है किसका, जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था उसका यहाँ पे रोल बताया है कि जो अर्थ के लिए एक ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसका क्या रोल था। तो ये आपके चैप्टर का जो आपका मेन टाइटल आपको दिया गया है उसका मीनिंग है। अब हम थोड़ा सा जो नैनी पालकीवाला जो है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नैनी पालकीवाला जो है उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1920 और उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी जो डिग्री थी उसको कंप्लीट किया हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी दिसंबर 11, 2002 में। तो ये था थोड़ा सा जो हमारे ऑथर हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर को कि चैप्टर में क्या था। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके लिए वो कैसे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, कैसे हमने अपनी अर्थ को संभाल के रखना है, ठीक है, कैसे ये ख़राब ना हो उस तरह से। तो क्या क्या मूवमेंट चले थे उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए उसने क्या कहा है, कहता है द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नैनी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। The issue that raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। तो कहता है ये जो आर्टिकल है ये किसने लिखा है, नैनी पालकीवाला जो है उन्होंने लिखा हुआ है। इसको पब्लिश्ड उन्होंने किया था किसमें, कौन से न्यूज़पेपर में, उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन एक्सप्रेस। और कब किया था, 24 नवंबर 1994 को। तो इशू क्या था, किसके रिलेटेड उन्होंने इसको पब्लिश किया था, इस आर्टिकल को। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी अर्थ है ये क्या होती जा रही है, अब डिक्लाइन होती जा रही है, इसकी हेल्थ जो है डिक्लाइन होती जा रही है। बिकॉज अर्थ की हेल्थ कैसे डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि अर्थ के ऊपर जो जो अर्थ को नीड है हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट हो गए उसको काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है यहाँ पे बार बार, वो हो रही है। और जो चीज़ें हैं अर्थ की जिसको प्रिजर्व करना चाहिए हमें, हम लोग नहीं करते। तो जो अर्थ की हेल्थ है वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। अब कहते हैं कि वन कैनॉट रिकॉल एनी मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has looked back। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, कहते हैं वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट, कि कोई भी किसी भी मूवमेंट को रिकॉल नहीं कर सकता, ठीक है। पुराने मूवमेंट जो हैं वो कोई भी हिस्ट्री में कोई भी मूवमेंट होगा उसने इतनी अटेंशन नहीं ली, ठीक है, उसको इतना कोई याद नहीं करता जितना किसको किया जाता है, ग्रीन मूवमेंट को याद किया जाता है। कहते हैं ये जो ग्रीन मूवमेंट हुआ था ये कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, 25 ईयर्स पहले। तो कहता है कि 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड। तो कहते हैं 1972 में ये जो एक पार्टी थी, ठीक है, एक ग्रुप जो था, फर्स्ट ग्रुप जो बना था, तो ये कब बना था, 1972 में। तो ये किसके लिए बना था, ग्रीन पार्टी ये बनी थी। और कहाँ पर बनी थी, ये न्यूजीलैंड में, ठीक है। मतलब एक उन्होंने क्या बनाया थी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रुप बनाया जाता है ग्रीन मूवमेंट का, कि हम क्या करेंगे, अपनी अर्थ को प्रिजर्व करेंगे, इसको संभालेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब ये बना था तो ये बना था 1972 में और न्यूजीलैंड में इसको फाउंडेड किया गया था। कहते हैं सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये जो मूवमेंट है इसलिए बैक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है इसमें, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अटेंशन ली है वो किसने ली है, ग्रीन मूवमेंट में। तो ग्रीन मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 1972 में हुआ था।
एक ग्रुप बना था, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप बना था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम अपनी नेशन को क्या करेंगे, संभालेंगे, सॉरी अपनी अर्थ को हम संभालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था, और वो कहाँ पे बनाया था, न्यूजीलैंड में। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू चलता ही गया है, ये इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट जो थे वो चले थे, लेकिन वो क्या है, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये ऐसा मूवमेंट है, ग्रीन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, इवन कि वो चल रहा है। कहते हैं इसे पीछे मुड़ के नहीं देखा, होता ना कुछ मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कहता है ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म नहीं हुआ। नेक्स्ट कहता है वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view of the holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as revolutionary as that. कहता है वी हैव शिफ्टेड वन होप, ठीक है, इरवोकेबलरी। कहता है कि हमने क्या किया है, हमने मतलब एक होप हमें मिली है, ठीक है, और एक की जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, एक व्यू हमें मिला है। कहता है कि हमने क्या किया है, एक वर्ल्ड को जैसे होता है ना कि एक व्यू मिलता है कि हमने क्या करना है, अपनी नेशन को संभाल के रखना है। तो कहता है ये उनके मन में बात आई थी। कहता है इट इज शिफ्टेड इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय द Copernicus, whose taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolved around the sun. तो कहता है ये जो मूवमेंट था ये कैसे चला, कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे कि 16th सेंचुरी में जो कॉर्पिनिकस जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहली बार बताया था कि ये जो अर्थ है ये क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो हैं वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, ये रिवॉल्व करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कहते हैं उसने जैसे ये चीज़ बताई थी तो उस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं किया गया था। पहली बार जब उसने ये चीज़ कही थी ना कि सन जो है वो एक जगह घूमता है और अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो कहते हैं उसकी बात पे किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया था। पता नहीं इवन कि शायद उसको पनिशमेंट भी दी गई थी उस आदमी को जब उसने ये चीज़ बोली थी। तो कहते हैं कि इसी तरह से ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट भी वैसे ही चला था, स्टार्टिंग इसकी ऐसे ही हुई थी। कहते फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ itself is a living organism and enormous beings of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. कहते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी गई, ये चीज़ समझी गई कि ये जो अर्थ है हमारी, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, कि लोगों में जागरूकता फैली। पहले लोग नहीं समझते थे इन चीज़ों को, पहले क्या सोचते थे, ये जो चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर इनका हमने यूज़ ही करना है, ठीक है, इनको हमने प्रिजर्व नहीं करना, पहले लोग ये सोचते थे। तो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज़ें थी ये क्या होती गई, चेंज होती गई, इंसान जो है उसकी थिंकिंग जो होती गई वो चेंज हुई। तो कहते हैं कि फिर पता चला कि ये जो अर्थ है अब लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस आई कि नहीं हमने इसको प्रिजर्व करना है। तो कहता है कि उस टाइम फर्स्ट टाइम ये हुआ था ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कि ये चीज़ पता चली थी कि ये जो अर्थ है ये भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर द पार्ट, और हम इसके पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिकल नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस। तो कहते हैं इसकी अपनी भी नीड्स हैं, अर्थ जो है इसकी अपनी भी नीड है ना। अगर अर्थ कैसे हमारी बचेगी, हम अगर फॉरेस्ट लगाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमें हवा मिलेगी। अगर हम फॉरेस्ट ही सारे काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन होती जाएगी, तो क्या मिलेगा, क्या होगा, कहाँ से हमें वुड मिलेगी, कहाँ से हमें दूसरी चीज़ें मिलेगी। तो कहते हैं कि इसकी भी तो अपनी नीड है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उस टाइम पहली बार इंसान जो है उसको इस चीज़ का पता चला था कि हमें अर्थ की भी अपनी नीड है और हमें इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अदरवाइज़ इससे पहले जो था ह्यूमन बीइंग जो था उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, उसको यही था कि अर्थ जो है वो हमें देती है, तो इसको प्रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पता चलता गया कि अर्थ को भी हमें प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट कहते हैं द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील्स अ पेशेंस इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to the future generation. कहते the concept of the sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environmental and Development. In its reports, it defined the idea as development that meets the needs of the parents without compromising the ability of future generations to meet their needs, without
stripping the natural world of resources future generations would need. अब देखिए वो क्या कहते हैं, कहता है कि तब हमें ये चीज़ क्लियर हुई थी कि अर्थ जो है उसकी हेल्थ जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, ये भी एज ए पेशेंट जो है वो हमें दिखती है। तो कहता है फिर ये चीज़ें रियलाइज़ की गई कि हमें इसको क्या करना है, इसको संभालना है, दूसरे प्लैनेट जो है उनको हमें संभालना है। तो ऐसा ऐसा फ्यूचर जनरेशन जो थी इस चीज़ को समझना उसने स्टार्ट कर दिया कि हमें क्या करना है, अर्थ को प्रिजर्व करना है। तो कहते हैं कि उसके बाद 1987 में क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या था, ये अलग अलग इसलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफ़ी उन्होंने इसमें की हुई है इंप्रूवमेंट, ऐसा ऐसा ये बढ़ता गया था। तो कहते हैं इसमें उन्होंने क्या किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट की कि उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमें अर्थ जो है उसको कैसे संभालना है, कहाँ पे हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, कहाँ पे हमें फॉरेस्ट को संभालना है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये किस में आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कि कैसे कौन सी चीज़ को हमने ज़्यादा यूज़ नहीं होने देना, कौन सी चीज़ को हमने कम यूज़ करना है, इस तरह से मतलब ये चीज़ें जो थी इन्होंने सारी इसमें ली थी। तो कहते हैं उसके बाद ये जो कमीशन ये वर्ल्ड कमीशन इसको स्टार्ट किया था। तो कहते हैं इन इट्स रिपोर्ट इट्स डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स एंड नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि नीड्स क्या है, ठीक है, क्या नीड्स थी, क्या नीड्स थी प्रेजेंट की, उसके अकॉर्डिंग हमें अर्थ को क्या करना है, प्रिजर्व करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। और हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, ठीक है, बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए हमें इसको प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट हमारी जो जनरेशन होगी उन्हें भी तो इस चीज़ की नीड होगी। अगर हम ही सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो आगे जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो क्या खाएगी, वो कहाँ जाएगी। तो कहते हैं इसलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 में। नेक्स्ट कहते हैं इन द जू एट द लुकासा ज़ाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द notice read the world most dangerous animal inside the cage there is no animals but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of the number of the agency in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animals in the world. He has realized the wisdoms of shifting from a system based on the dominations to one based on partnership. अब देखिए वो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि इन द जू, कि जू जो है लुकासा ज़ाम्बिया में एक जू था, जू में उन्होंने एक वहाँ पे केज बनाई हुई थी, उसके बीच में एक नोटिस लिखा हुआ था। तो नोटिस क्या था, यहाँ पे एग्जांपल देखो कैसे उन्होंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया, किसको लेके, अर्थ को लेके, ठीक है। मेन यही है कि अर्थ में पहले लोगों की थिंकिंग क्या थी अर्थ को लेके, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थिंकिंग जो है वो चेंज होती गई। तो कहते हैं कि अब देखिए उन्होंने जू वहाँ पे था लुकासा ज़ाम्बिया में, तो वहाँ पे एक केज था, केज के बीच में एक नोटिस लिखा हुआ था। तो नोटिस में क्या लिखा हुआ था कि यहाँ पे क्या है, इस केज में क्या है, बहुत ही डेंजरस एनिमल है वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है इस केज में रहता है। तो उस केज के अंदर क्या था, उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं था, उसमें सिर्फ एक मिरर लगा हुआ था। तो मिरर जो कोई देखता था, ठीक है, इंसान ही जाएगा वही मिरर इसमें देखेगा उस केज में, ठीक है। तो फिर उसको पता चला कि जो सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस जो एनिमल है वो कौन है, मैन ही है, ठीक। क्यों उन्होंने कहा, क्यों ऐसा उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था, उन्होंने इसलिए लिखा हुआ था ताकि इंसान को पता चल जाए कि हम ही क्या करते हैं, इस अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करते हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे लगाई हुई थी। कहते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, लोगों ने मतलब ये चीज़ रियलाइज़ की होगा। कहते हैं हमें मतलब इस चीज़ की खुशी है कि लोगों के अंदर ये थॉट आया, लोगों ने ये चीज़ सोची कि हमें क्या करना है, हमें अपनी अर्थ को प्रिजर्व करके रखना है। मतलब हम ही अर्थ को ख़राब करते हैं, इंसान ही तो ज़्यादा करता है, एनिमल कहाँ करते हैं, इंसान ही तो यूज़ करता है इन चीज़ों का। तो कहते हैं ये जो चीज़ें थी ये इनको रियलाइज़ हुई थी, तो फिर उसको पता चला था, ये जो एजेंसीज इनको रियलाइज़ हुई, फिर उनके एफर्ट्स जो थे, एफर्ट्स के लिए उनको थैंक्स किया गया कि उनका देखो एफर्ट कैसा है और कैसे उनकी थिंकिंग जो है वो अर्थ को लेके चेंज हुई है। पहले वो अर्थ को क्या समझते थे, ये हमारी है, हमारी नीड्स को ये पूरा करती है, लेकिन अब वो अर्थ को जो दूसरे जो एनिमल्स, दूसरी जो चीज़ें थी उनको वो क्या समझते थे, अपना पार्टनर समझते थे अर्थ को। पहले वो पार्टनर नहीं समझते थे, पहले क्या होता था, अर्थ जो है वो हमें देगी सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमारी है, ये हमें देगी खाने के लिए। लेकिन अब उनको लगा नहीं, हमें अर्थ को भी क्या करना है, अब प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट कहते हैं कि साइंटिस्ट हैव catalogs about 1.4 million living species with which mankind share the earth. Estimate vary widely as regards the still uncatalogued
frogs, living species. Biologists reckons that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed and the ignominious darkness. देखो अब वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट ने ये चीज़ें मतलब वो की कि यहाँ पे हमारे जो अर्थ है इस पर कितनी स्पीशीज़ रहती हैं, कहते हैं 1.4 मिलियन यहाँ पे स्पीशीज़ रहती हैं इस अर्थ पे, और एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, अलग अलग तरह की वहाँ यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं और कुछ ऐसी स्पीशीज़ रहती हैं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं आती। कहते हैं कि 100 मिलियन कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारी सामने नहीं आती, वो छुपी हुई होती हैं। कहता है वन ऑफ द early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commissions, which had a distinguished Indian as one of its members. Mr. L.K. Jha, the first Brand report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverishing landscapes and ailing environment? देखिए कहता है एक कमीशन जो बना हुआ था, क्या नाम था उसका, ब्रॉन्ड कमीशन, उसमें एक इंडियन जो था वो भी उसका क्या था, मेंबर था। तो कहता है ये जो कमीशन था इसने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि क्या जो हमारी अर्थ है क्या हम इसको डिजर्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये जो हमारी अर्थ इतनी बीमार हो रही है, ठीक है, तो क्या हम इसकी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ये किसने क्वेश्चन पूछा गया था, ये ब्रांड कमीशन जो था जिसमें इंडिया का एक मेंबर भी था, उसका नाम क्या था, L.K. झा, उसने ये क्वेश्चन वहाँ पे इस कमीशन ने क्वेश्चन ये जो पुट किया था। आगे कहते हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forest, grassland and cropland, and they form the foundations of the global economic system. अब देखिए उन्होंने क्या कहा, ये पहली हमारी रिपोर्ट जो थी ये किसकी थी, ब्रॉन्ड कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें इंडियन जो है उसने भी वहाँ इसका एक मेंबर था L.K. झा जो थे, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट पूछी थी कि क्या हम अर्थ को ये जो डेजर्ट बनने से भी मतलब बचा सकते हैं, इसको बीमार होने से क्या हम इसको बचा सकते हैं। तो कहते हैं कि और कैसे हम मतलब इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, बीमार ही हम इसको छोड़ दें, ये उसके क्वेश्चन थे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे उसने कहा कि जो लेस्टर आर ब्राउन जो थे, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन जो थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उनकी बुक का क्या नाम था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ था, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थ जो है इसके 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के अकॉर्डिंग क्या था, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अर्थ के ऊपर कितने मतलब 4 प्रिंसिपल सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है। कौन कौन सा है, फिशरीज हैं अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के ऊपर मतलब क्या क्या है बायोलॉजिकल, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया और क्रॉपलैंड हो गया। अर्थ के ऊपर यही है ना मेन चीज़ें, ठीक है, एनिमल्स हो गए हैं, फॉरेस्ट है यहाँ पे, ग्रासलैंड है हमारे यहाँ पे, और क्रॉपलैंड जो है जिसकी जो फसलें हम खाते हैं, तो यही मेन चीज़ें उसने अर्थ के ऊपर बताई कि हमारी 4 टाइप की यहाँ पे चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि एंड दे फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum scraped synthetics। देखिए उसने क्या कहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि हमारे अर्थ में 4 चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी है, फिशरीज हमारी हो गई, हमारी फॉरेस्ट हो गया, हमारा ग्रासलैंड हो गया और हमारे क्रॉपलैंड्स हो गए। तो उसने क्या कहा है, कहते हैं ये जो 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें जो हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या करती हैं, ये हमें रॉ मटेरियल देती हैं हर चीज़ के लिए, जितनी भी जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए ये हमें क्या देती हैं, रॉ मटेरियल देती हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, इससे सिर्फ हमें क्या नहीं मिलता, इससे हमें पेट्रोलियम जो है वो हमें इससे नहीं मिलता, जब मिनरल्स जो होती हैं वो हमें नहीं देती, ये जो 4 चीज़ें हैं। अदरवाइज ये जो 4 चीज़ें हैं ये पूरी मतलब क्या कहती है, इंडस्ट्रीज़ को ये देती हैं रॉ मटेरियल, जितनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल देती है। होता ना कि जो हमारी वुड है, ठीक है, उससे भी हमें मिलता है, जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप लैंड है जो, उससे भी तो हमें खाने के लिए चीज़ें मिलती है। तो कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को ये रॉ मटेरियल देती हैं, ये चारों चीज़ें। तो कहते हैं सिर्फ किसको छोड़ के, मिनरल्स को और पेट्रोलियम को छोड़ के। कहते हैं इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल एट पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज इम्पेयर्ड। व्हेन दिस हैपन, फिशरीज कोलैप्स, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland and the cropland deteriorate। अब देखो उसने क्या कहा, कहता है इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम ऑन दिस
systems are reaching an unsustainable level. तो कहते हैं ये जो ह्यूमन जो है मतलब लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड के लार्ज एरिया में जितना भी हमारा वर्ल्ड है उसमें क्या है, कहता है ये चार चीज़ें मेन हैं जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, खाने के लिए मिलती है। सारी चीज़ें इससे ही बनती हैं, रॉ मटेरियल जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन्हीं से मिलता है। तो कहते हैं इनको क्या कर रहे हैं, इनको अब कहाँ तक, किस लेवल तक ले आए हैं, अनसस्टेनेबल लेवल तक ले आए हैं। अनसस्टेनेबल लेवल मतलब होता है कि एक चीज़ मतलब मैनेज करने के लिए कि इतनी ये चीज़ें ठीक है हमारे लिए मतलब इनफ है इतनी चीज़ें। तो कहता है ये उस लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी हुई हैं ये वाली जो चीज़ें हैं। हमारी जो चीज़ें थी जितनी हमें चाहिए होती थी उसके हिसाब से इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका हुआ है, बहुत कम हो चुकी हुई हैं ये चीज़ें जितनी हमें चाहिए होती हैं, ताकि हम भी खा लें और हमारे आगे जो जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनके लिए कुछ बच जाए। तो कहता है उसका लेवल जो है लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया हुआ है। कहता है इससे क्या हो गया हुआ है, लोगों ने इतना ज़्यादा इसका मिसयूज़ कर दिया हुआ है ना कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। इस तरह से वो हमें यहाँ पे समझा रहा है कि हमने अपनी अर्थ को इतना ज़्यादा मतलब बीमार करके रख दिया हुआ है, इतना ज़्यादा हमने उसको यूज़ कर लिया, उन चीज़ों को इतना ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया हुआ है कि अब क्या हो रहा है कि अब उसको संभालना भी मुश्किल हो गया हुआ है। तो कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, व्हेन दिस हैपेंस, कहता है फिशरीज कोलैप्स हो गई हैं, फॉरेस्ट जो है अब वो डिसअपियर हुए हैं, ग्रासलैंड जो है वो भी किस में हो गई है, बैरन वेस्ट लैंड में हो गई हुई है, वो भी एक बंजर भूमि बन चुकी हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि जो क्रॉप लैंड है वो भी क्या हो गया, डिटोरिएट हो गई, वो भी ख़राब हो चुकी हुई हैं, हो गई हुई है ना, कितनी ज़्यादा मतलब यहाँ पे उन्होंने चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, ख़राब हो गई। कहता है इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवरफिशिंग इज़ कॉमन वेरी डे। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट इज़ बीइंग decimated in order to produce firewood for cooking। देखिए अब उसने क्या कहा कि कैसे ये चीज़ें ख़राब हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कि लोगों के बीच में ज़्यादा क्या है कि हमें प्रोटीन चाहिए। तो कहते हैं प्रोटीन की इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस इन लोगों के बीच में हो गई हुई है कि जो फिशिंग है वो तो टोटली क्या हो गई हुई है, ख़त्म हो गई हुई है, मतलब ख़त्म नहीं, मतलब इतना यूज़ उसका करते हैं फिशिंग का तो वो क्या हो जाएंगी, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगी। तो कहता है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ के क्या करते हैं कि वहाँ पे आग जलाने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, वुड चाहिए होती है, लकड़ी उनको चाहिए होती है। तो कहते हैं वो मैक्सिमम फॉरेस्ट का ही यूज़ करते हैं, वो फॉरेस्ट जाते हैं वहाँ से वो ले आते हैं, तो वो मतलब फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, फायरवुड के लिए इन वुड का यूज़ करते हैं। तो कहते हैं इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड इट। देखिए उसके देखो कितना अच्छा उसने मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहते हैं कि इन सम प्लेसेस कहते हैं इन सम प्लेसेस फायरवुड हैड बिकम सो एक्सपेंसिव। कहते हैं कुछ ऐसे प्लेसेस हैं कि यहाँ पे क्या है, जो फायरवुड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। किससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, उसने देखो कितनी अच्छे से ये चीज़ हमें क्लियर की है। तो कहते हैं कि ये देखो कितनी अच्छे से उसने हमें मैसेज दिया। उसने क्या कहा हुआ है कि जो फायरवुड है, ठीक है, जो आग जलाने की लकड़ी जो है वो इतनी महंगी हो हुई है कि जो हमारा पॉट है, जो हम बना रहे हैं, जो हम पका रहे हैं, उससे महंगी हमें क्या मिल रही है, फायरवुड मिल रही है, ठीक है, जलाने के लिए जो लकड़ी मिल रही है। देखो कितना अच्छे से उसने हमें यहाँ पे मैसेज मतलब दिया हुआ है कि इतने ज़्यादा हमारे लोग यूज़ कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं since the tropical forest is in the words of the Mr. Myers the powerhouse of evolution, several species of life face extinctions as a result of the destruction। तो कहते हैं इसी तरह से जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, हम मैक्सिमम यूज़ करते जा रहे हैं हर एक चीज़ का, हमारी जो स्पीसीज हैं वो भी अब क्या होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, जिसका रिजल्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन। कहते हैं इट हैज़ बीन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट precede mankind, desert follows, the world ancient patrimony of the tropical forest is now eroding at the rate of the 40 to 50 million acres a year, and the growing use of the dung for burning deprave the soil of the important natural fertilizers. The World Bank estimates a 5-fold increase in the rate of the forest planting is needed to cope the expect फ्यूल वुड डिमांड्स इन द ईयर 2000। आप देखो उसने हमें क्या कहा हुआ है, अब उसने हमें फॉरेस्ट के बारे में बताया हुआ है। कहता है फॉरेस्ट अब क्या बनता जा रहा है, अब वो डेजर्ट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग मैक्सिमम इसका यूज़ करते हैं, इसमें से जो लकड़ियाँ होती हैं उनका वो ले आते हैं, ठीक है, पेड़ जो होते हैं उनको ले आते हैं। तो कहता है कि इसका जो रेट है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता गया है। कहता है फॉरेस्ट इज़ नाउ
eroding at the rate of the 40 to 50 million acres a year। कि देखो वो कितना हो गया, 40 to 50 million एकड़ जो है, मतलब इतना वो हमें चाहिए होता है, तो इतना यूज़ होता है, इतना मतलब यूज़ करें हम लोग। तो कहते हैं ये जो डंग होता है, कौ डंग जो हो गया, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इसका यूज़ करके किया जाता है ताकि हम क्या करें, एज अ फर्टिलाइज़र हम इसको यूज़ करें, ठीक है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, उस चीज़ को बचाया जाए। कहते हैं लेकिन क्या हो रहा है, जो कौ डंग जो है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है, और हमारी जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, एज अ फर्टिलाइज़र जो हम इसको यूज़ करते थे वो नहीं हो रही, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं ये जो वर्ल्ड बैंक है इसने एस्टिमेट किया था कि 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग इज़ नीडेड। देखिए उसने क्या कहा है, 2000 तक है, 5-fold डिमांड इन द 2000 कि 2000 तक। ये देखो उन्होंने कब से लिखी हुई है बुक, कब की, मतलब ये जो चैप्टर है कब का लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि 2000 में क्या हुआ है, 2000 तक हमें इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, इससे मतलब 5-fold जो है हमें क्या होगी, 5 गुना जिसे हम कहते हैं, तो 5 गुना हमें इससे ज़्यादा, जितनी हमारे पास अभी लकड़ी है ना, इससे ज़्यादा हमें इसकी नीड होगी, डिमांड होगी इसकी 2000 तक। लेकिन अब देखो क्या लगा हो, 2021 है ना अभी, तो कहते हैं कि तब तक हमें इतनी डिमांड होगी। तो देखो कितना यूज़ किया हुआ है फॉरेस्ट का, कितना यूज़ कर दिया हुआ है कि जो हमारे लिए बचा ही नहीं। फिर कहते हैं कि जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंशियल ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said that the other day we are saying that we are losing the forest at an acres a second, but it is much closer to an acres and a half to the seconds। देखो वो उसने क्या कहा है कि जेम्स स्टैप जो है, उन्होंने द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि हम लोग क्या करें, 1 सेकंड में हमारा एकड़ के हिसाब से जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोग जो है फॉरेस्ट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काटे, वहाँ से पेड़ पौधे जो पेड़ जो है वो काट रहे हैं। तो कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने एकर्स जो है वो फॉरेस्ट वो कम होते जा रहे हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है कि आर्टिकल 448A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कहते हैं हमारे इंडिया में, अब इंडिया की बात आ रही है, कहते हैं हमारे इंडिया में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40A, ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 48A, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि हम अपने जो अर्थ है, हम इसको क्या करेंगे, अपने फॉरेस्ट को, अपनी वाइल्ड लाइफ को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इस आर्टिकल में लिखा गया है ना, हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 48A में ये चीज़ कही गई है कि हम अपने फॉरेस्ट को, हम अपनी वाइल्ड लाइफ जो है इसको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इन्वायरमेंट को हम सेव करेंगे। कहते हैं what cause endless anguish is the fact that the law are never respected nor forced in India। तो ये यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है लेकिन क्या चीज़ है कि हमारी कंट्री में क्या होता है, ना तो जो लॉ है उसकी कोई रिस्पेक्ट की जाती है, बना तो दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया, आर्टिकल बना तो दिया उन्होंने, तो कहता है आर्टिकल बन गया लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और ना ही ये जो लॉ बना हुआ है उसको फोर्स में लाया गया है, कोई एप्लीकेबल नहीं है ये लॉ, कहीं भी इस चीज़ को नहीं संभाला जा रहा, अच्छे से नहीं किया जा रहा काम। कहता है एक्ट तो बना हुआ है बट अगर काम कहो इंडिया में तो वो नहीं हो रहा। कहता है फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द कास्टिज्म अनटचेबिलिटी एंड द बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिश्ड बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो उसने क्या कहा, कितनी अच्छे से बात की है, जैसे उसने आर्टिकल के बारे में बात की ना, कि आर्टिकल में लिख तो दिया उन्होंने हम अपने अर्थ जो है उसको प्रिजर्व करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करेंगे, कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो कहते हैं जैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी तो लिखा हुआ है हम कास्टिज्म को ख़त्म करेंगे, हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म करेंगे, हम बॉन्डेड लेबर जो है उसको हम ख़त्म करेंगे। कहता है लेकिन शेमलेसली ये अभी भी है, अभी भी ये फ्लोरिश है, कास्टिज्म अभी भी है, ये जो अनटचेबिलिटी है वो भी अभी कई जगह पे है, ठीक है, उसके बाद बॉन्डेड लेबर जो है वो भी अभी कई जगह पे है। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें शेमलेसली कितनी मतलब अभी तक वो चल रही हैं, और 44 ईयर्स हो गए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लिखे हुए। तो नेक्स्ट कहते हैं a recent report of the Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletions of India's forest over the last 4 decades,
India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of the 3.7 million acre a year. Large area officially designated as forest land, we already virtually treeless. The actual loss of the forest is estimated to be about 8 times the rate indicates by the government statistics. अब देखो वो क्या कहता है कि ये जो अभी रिसेंट रिपोर्ट बनी है पार्लियामेंट एस्टिमेट कमीशन की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो रिपोर्ट बनाई गई है फॉरेस्ट को लेके, उसमें क्या कहा गया है कि 3.7 मिलियन एकर्स जो है एक ईयर में हम अपने फॉरेस्ट को लॉस करते जा रहे हैं, हमारा फॉरेस्ट कम होता जा रहा है, ठीक है, ख़त्म होता जा रहा है। कितना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है 3.7, लेकिन कहता है ये जो ऑफिशियल ये हमें जो बता रहा है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें बता रहा है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड बनाती है, कहता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में 8 टाइम्स जो है इससे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। बताया इन्होंने 3.7 है, लेकिन कहते हैं 8 टाइम इससे ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन वो हमें ये क्लियर डाटा नहीं बताते। जो हमारी रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है वो हमें क्लियर डाटा नहीं बताते। नेक्स्ट कहते हैं a 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warned that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। देखो अब उसने क्या कहा कि 3-year study, अब 3 साल की स्टडी की गई है, किसके साथ, सैटेलाइट के साथ फोटोग्राफी ली गई है, ठीक है, वहाँ से, और फिर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट बनाई है और उन्होंने वार्न किया है जो कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़, 88 कंट्रीज़ को उन्होंने वार्न किया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, क्रिटिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी अर्थ जो है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट कहते हैं देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स distorting the future of the human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion, that was the world population around the year of the 1800। बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो इस लेक्चर को हम आगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डे के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस